कि ये जो ये 5 रजिस्टर हैं, ये इसकी मैथ की जर्नी है। तो इनकी मम्मी जो है 12वीं पास थी हाँ। और बीमार थी, उसने ही पढ़ाया इनको। तो 2016-17 में इनकी माता जी एक्सपायर हुई और इनके फादर साहब ने, आप सोचो कि किस मेंटलिटी से काम किया होगा। तो आपने ये कहा था कि अगर कोई इंसान सच्ची मेहनत कर रहा है ना दिल से, उसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है उसे, चाहे वो जॉब में मिले चाहे उसकी आगे जाके लाइफ में मिले। आपके बिना सर सिलेक्शन पूरा अधूरा रहता मेरा, इसलिए सर मिलने मेरा बहुत ज़रूरी था, ऐसा मैं मानता हूँ। सर जीवन की भी बहुत सारी बातें सीखी है मैंने, पापा को भी बताता हूँ मैं, सर से ये बात सीखी है वो बात सीखी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपसे मिलवाने जा रहा हूँ निखिल से। और निखिल वैसे तो लगा है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में, लेकिन इसकी मेहनत अगर आप देखना चाहें तो ये मैथ की मेहनत है। आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने रजिस्टर, और इन रजिस्टर की हालत देखो। इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चा अपनी जर्नी में कितने कठोर परिश्रम से बीता होगा। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन लेना। अरिथमेटिक के कितने भरे हैं सर? 2 कॉपियाँ अरिथमेटिक की भरी हैं और 3 कॉपियाँ इसने एडवांस मैथ की भरी हुई हैं। आप बस इन चीज़ों से थोड़ा अंदाज़ा यही लगाना कि ये जो ये 5 रजिस्टर हैं, ये इसकी मैथ की जर्नी है, और इस जर्नी ने इसको कितना कठोर परिश्रम कराया होगा, इसने कितना सेक्रीफाइस किया होगा उस जर्नी में, वो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। देखिए, हर एक बच्चा जो आगे बढ़ता है उसके पीछे बहुत लोग उसके लिए लगे रहते हैं, उसके माँ बाप लगे रहते हैं, उसके भाई बहन लगे रहते हैं, और सबसे बड़ी जो मेहनत होती है उस परिस्थिति में उस बच्चे की ही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आना है उसका सीधा और परोक्ष रूप से जो फर्क आना है वो उस बच्चे के जीवन पे आना है। मैं आज एक कहानी कर रहा था क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कि एक राजा था, तो उस राजा की कहानी ये थी कि एक राजा के 3 बच्चे थे। तो सब उसमें ये था कि राजा के 3 बच्चे थे, तो उसमें से एक बच्चा बहुत समझदार था इसके जैसा, 2 बच्चे थोड़े नालायक थे। उसने क्या कहा कि राजा ने तीनों बच्चों को कि भाई एक एक कट्टा ले जाओ, कट्टा समझते हैं ना, बोरा जो होता है, कट्टा ले जाओ और बगीचे से फल तोड़ लाओ। तो कहता तीनों को भेज दिया फल तोड़ने के लिए। तो जो एक तेरे जैसा मेहनती था उसने बहुत समय लगाया, बढ़िया बढ़िया साफ सुथरे फल तोड़े, बहुत ध्यान से एक एक फल छांट छांट के उसने तोड़ा। और जो बाकी 2 शैतान थे उनमें से एक शैतान ऐसा था जिसने कुछ तो ठीक से फल तोड़े और बाकी गले सड़े तोड़े, और वो नीचे डालता गया कट्टे में और ऊपर रख दिए उसने अच्छे अच्छे फल के। भाई राजा देखेंगे उसके पिताजी तो उनको लगेगा बड़ी मेहनत करी है इसने, लेकिन मेहनत उसने करी नहीं, बेकार से फल तोड़ के रख लिए। जो बच्चा अच्छा था उसने बेचारे ने बहुत समय लगाया और बहुत धीरे 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 करके वो फल अच्छे इकट्ठे किए। और एक बच्चा ऐसा था जो बिल्कुल ही नालायक था उनका। उस बच्चे ने क्या किया, उसने देखा कि पिताजी ने कौन सा फल देखना है, उन्होंने क्या किया, कूड़ा कबाड़ा जो पत्ते उत्ते मिले कट्टे में भर दिए नीचे तो, और ऊपर एक लेयर फलों की लगा दी। अब उसके बाद राजा के पास गए वो कट्टा लेके, जी देखो हम तो फलों के कट्टा ले आए। तो सबसे पहले वो कट्टा लेके आया जिसने नीचे कूड़ा भर रखा था और ऊपर फल लगा रखे थे। दूसरे नंबर पे वो जिसने गले सड़े फल ले रखे थे और ऊपर साफ सुथरे। और तीसरा वो सबसे लेट आया तेरे जैसा बच्चा निखिल, जो जिसने सारे अच्छे अच्छे फल इकट्ठे कर रखे थे। राजा ने क्या किया, कहता राजा ने सबको अपने सेना को कहा, सेना प्रजापति को, कि भाई तीनों को है ना 6-6 महीने के लिए कारागार में डाल दो, जेल में डाल दो, और जो जो ये लेके आए ना यही कट्टा इनको दे दो, बोले यही 6 महीने में खाना है और इसी से अगले 6 महीने आपको गुजारा बसर करना है। अब जो तेरे जैसा मेहनती था वो तो खुश हो गया कि चलो मैं तो अच्छे फल छांट रखे हैं, मेरा तो जीवन बढ़िया से कट जाएगा। लेकिन जो 2 बाकी थे जिन्होंने शैतानी करी और अच्छा फल नहीं निकाले, कूड़ा निकाला, अब उन्होंने तो तुरंत की तुरंत चरणों में न्यौछावर कर दिया कि गलती हो गई। तो कहानी ये बताई गई कि माँ बाप जो है ना वो राजा हैं, और जो ये तैयारी का 2 साल है ना ये वो बगीचा है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये राजा के बच्चे हैं। कोई तो यहाँ से धीरे धीरे करके मेहनत कर करके ऐसे 5 बढ़िया फल निकाल लेगा, कोई ऐसा होगा कि जो सिर्फ आएगा माँ बाप के पैसे लेगा और अपना समय बर्बाद करेगा, कोई ऐसा होगा कि जो बिल्कुल ही सब कुछ खराब कर देगा। और अगर तुमने ये साल भर मेहनत की तो अब जीवन भर तुम इसी फल को खाते रहोगे, दोबारा मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। तो ये कहावत है, और ये इस बच्चे ने प्रमाण दिया इसका कि इसने इतनी मेहनत की हुई है, ये कॉपियां इसकी मेहनत को बयां कर रही है। तो अब पूरा जीवन ये इस मेहनत के दम पर इसका फल इसको पूरे जीवन मिलता रहेगा।
आप जो ये साल भर की जो मेहनत होती है ना, यहाँ कितना डेडिकेशन से, कितना ईमानदारी से आप काम करते हैं ना, वो आपके अगला पूरा जीवन डिसाइड करता है कि आप कैसे रहेंगे। तो आइए इसी नोट से शुरू करते हैं निखिल से। निखिल, एक तो भाई पहले अपनी पूरी स्टार्टिंग से बता, कहाँ पे पढ़ा, कहाँ का रहने वाला है, फादर साहब क्या करते, परिवार क्या है? सर मैं नंद नगरी शादरा का रहने वाला हूँ। पापा का सर छोटा सा बिजनेस है बिल्डिंग मटेरियल का, और स्कूल मेरा प्राइवेट में पढ़ा है पापा ने, और फिर मैंने मेहनत करके कॉलेज में एडमिशन लिया, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी किसी फ्रेंड के सजेशन पे कि करियर व्हील से कोचिंग ले ले तो तेरी प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी, नहीं तो सेल्फ स्टडी से थोड़े समय ज़्यादा लग सकता है। ज़्यादा समय लग सकता है, हो सकता है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा ही, लगेगा। तो इसलिए मैंने कोचिंग ली उसके कहने पे। फिर मैंने 1 साल नोट्स बनाए लास्ट ईयर में, 2022 ईयर चल रहा था सर वो, तो नोट्स बना के फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट करा, और उस टाइम पे फिर मैंने मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर एग्जाम सर धीरे धीरे निकलते रहे, क्योंकि 1 साल मैंने सिर्फ पहले नोट्स पे ही ध्यान दिया अच्छे से बनाने पे, कि कोर्स तो मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, कर लें। और फिर वो मैंने नोट्स वोट्स बनाए प्रॉपर, फिर वो आगे का प्रोसेस होता है सर वो मैंने फॉलो करा। अच्छा, तो तुम भाई बहन कितने हो? 3 लोग। जी सर। और कमाने वाला घर में पापा ही हैं। पापा हैं, और साधारण सा ही परिवार है। जी सर। जो तूने अपने शब्द में कहा कि बहुत छोटा सा काम है बिल्डिंग मटेरियल का, तो क्यों ना उन्हीं से बात करी जाए कि उन्होंने किस संघर्ष में तीनों बच्चों को पढ़ाया। क्योंकि दोनों का, बड़ा भाई तेरा सीआरपीएफ में लगा हुआ है, छोटी बहन अभी पढ़ रही है। बड़ा भाई दिल्ली पुलिस एचसीएम में है। अच्छा, दिल्ली पुलिस एचसीएम में? सर। अरे ब्रिलियंट, दिल्ली पुलिस एचसीएम में है। तो क्यों ना बात करी जाए। साहब आ जाओ इधर ही। तो निखिल के फादर साहब से ही बात करते हैं कि 3 बच्चे, तीनों पढ़ने वाले, इकलौता कमाने वाला आदमी, बिल्कुल साधारण देसी, उन्होंने ऐसा क्या किया और क्या जज्बा रहा उनके मन में कि तीनों बच्चों को पढ़ाना है और सिर्फ पढ़ाना है। और उस पढ़ाने में आज के टाइम में आप जानते हैं एजुकेशन सस्ती तो है नहीं, कॉलेज हो, स्कूलिंग हो, जैसे इसने कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। तो साहब कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको सिर्फ यही बताने में लगी रही कि मेरे को बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना है, शिक्षा अच्छी देनी बच्चों को? सर इनकी मम्मी जो है हमारे पास थी, हाँ। बीमार थी, उसने ही पढ़ाया इनको। अच्छा, इस वजह से मैंने सारा उसमें लगा दिया, बच्चों की पढ़ाई में। अच्छे पढ़ाई कर, पढ़ाने ये मेन चीज़ है, ये पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। तो साहब बीच में कभी ऐसी परिस्थिति हुई कि आर्थिक रूप से भी परेशान हुए कि यार बच्चों की फीस भी देनी वो है? तो हर ही, कई बार फीस लेट होती रही। हाँ। कई बार एग्जाम भी रुके इनके। हाँ। मतलब उनका वहाँ से फोन भी आया कि भाई फीस भरो जब एग्जाम होंगे, ऐसे भी परिस्थिति आई। तो उस परिस्थिति में क्या सोचते थे सर घबराया नहीं, बस मैं मुझे करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि माँ की तमन्ना भी थी इनकी, वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। हम तो खैर 10वीं फेल रहे हैं, लेकिन हमको ये लगा पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, महत्व रखती है हर चीज़ से लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई मैंने पढ़ाई मेन। तो आपने 10वीं पढ़ के भी ये बात समझ ली कि पढ़ाई ही मेन है, वही आगे जीवन जीना सिखाएगी। हाँ जी, 10वीं फेल रही हूँ मैं तो। और देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती थी, लेट होती थी, तो इनके एग्ज़ाम नहीं दिए जाते थे, स्कूल से बाहर निकालने के भी प्राइवेट स्कूलों में रहता है। तो उस सारे संघर्ष में आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि अरे छोड़ो ना, क्या कमाए दवाएंगे अपने आप, बाद में क्यों पढ़ाना है? नहीं, बच्चों से प्यार करता हूँ सर मैं तो, बच्चे ही तो मैंने आगे कहता है, अपनी पीढ़ी को अगर बढ़ाना ही समझदारी होती है। समझदारी होती है। तो साहब कभी ऐसा, ये मैं अपने लिए भी जानना चाह रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास, जैसे आप जिस उम्र में हैं, तो भाई आपकी भी तो उम्र निकले जा रही है, आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है बच्चों पे, वही पुराने कपड़े पहनना, सब कुछ उसी तरीके से रहना, कम से कम में खर्चा करना। आपको नहीं लगता कि यार मैं अपना जीवन तो, हम अपने ऊपर तो कभी खर्च ही नहीं कर पाए, सिर्फ बच्चों पे? अब लगता है कि सर अब मैन तो बच्चे हैं ना हमारे लिए, अब हम अपना देखेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, फिर बच्चे कहाँ भटकेंगे बच्चे, या मतलब अपने उससे भटक जाएंगे। तो आप ये समझ पाए इस बात को, त्याग किसे कहते हैं? अपने पेट की चीज निकाल के दूसरे को खिलाना, इसे त्याग कहते हैं। और ये एक माँ और एक बाप करते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उस स्टेज तक लेके आते हैं कि वो दुनिया के सामने अपनी यात्रा के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बता पाएं। थैंक यू। सब अब आप आ जाओ। तो आपने ये बात समझी कि अच्छा, माता जी कब एक्सपायर हुई थी? सर 2017 में, 16 या 17 में। 2016-17 में थे। और उस समय कौन सी क्लास में थे तुम? सर 10th का रिजल्ट आने ही वाला था बस। अच्छा, 10th का रिजल्ट आने वाला था। तो 2016-17 में इनकी माता जी एक्सपायर हुई और इनके फादर साहब ने, आप सोचो कि किस मेंटलिटी से काम किया होगा, क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे से क्या, अगर पढ़ाई में ध्यान दिलाना है तो घर का काम भी पापा को ही करना होगा, पैसा भी पापा को ही कमाना होगा,
और सामाजिक जिम्मेदारी भी पापा को ही निभानी होगी। तो बहुत संघर्ष से जीवन जिया जाता है। और बस अच्छी चीज़ शायद इनके फादर साहब के लिए यही रही कि जो इन्होंने मेहनत की उसका परिणाम इनके बच्चों ने बहुत अच्छा दिया। और यही वो ताकत है जिसके लिए आदमी लड़ता है। तो अब मुझे निखिल ये बता कि जब तूने पहली बार एसएससी की कोचिंग स्टार्ट की फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सा टाइम था? सर 2022 में कौन से महीने में? सर जनवरी या फरवरी था। जनवरी। तो उस समय एसएससी के बारे में पहले यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, किसी यार दोस्त से बात करी, कैसे किया? सर एसएससी के थ्रू तो मुझे मामा के थ्रू पता चला है। वो क्या करते हैं? सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं वो। अच्छा, वो एसएससी के थ्रू लगे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने गाइड करा था कि अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो एसएससी के थ्रू ही जा पाओगे आप। तो इंट्रोडक्शन वहाँ से मिला। फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे, भाई भी पढ़ रहा था मेरा, तो भाई से सीख ली मैंने बाकी चीज़ें। ठीक ठीक ठीक। और कैरियर के बारे में कब पता चला? सर 2022 में पता चला। और जो एसएससी का जो पता चला था वो मेरे को पहले से ही पता था। अच्छा, 11 से ही पता था कि जाना है गवर्नमेंट जॉब में तो एसएससी के थ्रू जाना पड़ेगा। और करियर विल के बारे में सर फ्रेंड ने बताया था 2022 में। अच्छा, तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं आया कि सिपाही वगैरह के लिए करना है या सब इंस्पेक्टर के लिए करना है? कैसे कुछ आया था ऐसा माइंड में? सर एम तो यही था कोई सी भी नौकरी मिल जाए पहले। अच्छा, पहले तो नौकरी का एम था। और फिर सर धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहे, कंप्लीट होती गई चीज़ें, और फिर पढ़ते रहे तो सर कॉन्फिडेंस लगने लगा कि अब मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। तो सीधा डायरेक्ट पहले बड़ी की कोशिश करते हैं, छोटी तो फिर सर आ ही जाएगी हाथ में। और अभी निखिल की उम्र है 21 साल मात्र, और ये तेरा पहला सिलेक्शन है ना? सीपीओ में फाइनल पहला सिलेक्शन है। किसी पोस्ट पे फाइनल पहला सिलेक्शन है? जी सर। तो तेरी जर्नी अगर हम बात करें तो 2022 पूरा गया, 2023 पूरा गया, जी सर, है ना? और अप्रैल तक भी तेरा 5 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया। जी सर। तो यानी मोटा मोटा 2.25 साल तूने खपा दिए इस चीज़ में। तो इस 2.25 साल की ड्यूरेशन में कौन से ऐसे तेरे पीक मोमेंट आए जहाँ पे तुझे लगा कि यार मेरे लिए कर पाना, नौकरी लेना आसान होगा नहीं होगा? कौन से थे जब नेगेटिव हुआ और तब जब पूरी तरह पॉजिटिव हुआ? दोनों बता। सर नेगेटिव का बताऊं तो कभी कभी ये लगता था कि जिस तरह वैकेंसीज आ रही हैं देख के डर लगता था, कितना कंपटीशन है, इतना डर लगता था सर कि कई बार पॉज भी लेना पड़ता था, ब्रेक भी लेना पड़ता था स्टडीज़ में। कितने दिन का? सर 1 हफ्ता 2 हफ्ता घूम लिया, बाहर चले गया, क्रिकेट खेल लिए। जो उस टेंशन के चक्कर में कि वैकेंसी नहीं आ रही, ध्यान लगाऊंगा तो सर और ही खराब पढ़ तो मैं पाऊंगा ही नहीं। तो इसलिए पापा बोलते थे कि चल थोड़ा बाहर घूमा, खेल ले, दोस्तों से मिल ले। तो 1 हफ्ते में सर मैं टाइम निकालता था, पता चलता था कि अब लगना है प्रिपरेशन में दोबारा से। ये चीज़ तो है ही सर, मुश्किल तो हर चीज़ है आज की डेट में, मुश्किल है जेन्युइन है। तो मैं फिर दोबारा 1 हफ्ते बाद प्रिपरेशन में लग जाता था, मेहनत करता था, बीच बीच में होता था तो पोस्ट ले लेता था इसी में। तो मोटिवेट क्या करता था उस पोस्ट के बाद दोबारा से स्टार्ट करने के? मोटिवेट तो सर पापा की मेहनत करती थी, दिन रात जो काम करा उन्होंने। हम भी अगर कमी ढूंढने लगेंगे कि मेहनत है, बहुत मेहनत है, तो सर कुछ तो होना नहीं था। सच बात है, अगर तुम भी कमी ढूंढोगे तो फिर तुमसे निकम्मा कोई नहीं है। जी सर, सच बात है। अच्छा, तो इस पूरी जर्नी में जो क्योंकि 2.25 साल बराबर का बेटा हो जाता है जो कमा सकता है, वो सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है, तो पेरेंट पापा की तरफ से कभी दबाव आया? बिल्कुल दबाव नहीं आया सर। पापा ने तो बल्कि ये कहा है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सिलेक्शन नहीं भी होगा ना तो भी टेंशन नहीं लेनी है। गुड, ब्रिलियंट। ये तो पूरा पढ़े लिखों वाले हैं, फादर साहब 10वीं क्लास है लेकिन पढ़े लिखों वाला जवाब दिया। जी सर। अच्छा, कोई ऐसा टाइम आया तेरी लाइफ में जब तुझे लगा कि छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई और मेरा शायद ये डिसीजन गलत है? नहीं सर, ऐसा नहीं सोचा मैंने। मैं अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके रखता था, छोड़ देंगे तो सर वैसे ही कुछ नहीं मिलना। कुछ नहीं मिलना। इसलिए सर मेहनत पे ज़्यादा फोकस रखा हमने कि हमें करके दिखाना है, डरना थोड़ी है सर इन चीज़ों से। कंपटीशन कितना भी आई हो, अपने लिए एक जॉब लेनी है सर, मेहनत करो तो ले लेगा वो कोई भी और इसी बात का जवाब बाकी बच्चों के लिए बता। जैसे तूने कहा कि सर वैकेंसी घटती जा रही है और घटती हैं और उस समय बड़ा डर लगता है। जी सर। तो ऐसे तो जो नए बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, डर तो उनको भी लगता है। जी सर। और थोड़ा बहुत बच्चा नहीं, लगभग 5 करोड़ बच्चा है पूरे भारत में जो हर साल नया निकलता है तैयारी करने के लिए, और वैकेंसी घटती हुई रेट में। तो वो कैसे मोटिवेट रहे? तो कौन सी ऐसी चीज जो उनको बताना चाहेगा? सर आपकी बात रिपीट करूंगा, क्लास में मैंने सुनी थी। तो आपने ये कहा था कि अगर कोई इंसान सच्ची मेहनत कर रहा है ना दिल से, उसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है उसे, चाहे वो जॉब में मिले, चाहे उसकी आगे जाके लाइफ में मिले। जेन्युइन बात। तो इसलिए मैं ये सोचता था मेहनत करनी है मुझे अपनी, अगर इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, सिर्फ मुझे मेहनत पे ध्यान लगाना है अपनी। जो होना है नहीं होना है वो हमारे हाथ में तो नहीं है सर। नहीं है, जेन्युइन है। तो अपनी मेहनत पे ध्यान लगाया सर, और
सिलेक्शन ले लिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बताना कि जब तू मैथ की तैयारी कर रहा था तो ऑनलाइन में तो डाउट बहुत आते होंगे यार पढ़ते वक्त। डाउट आते थे सर, बताता हूँ मैं। उसका क्या करता है? सर जैसे आपने एक्सप्लेनेशन दी, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है या मेरे समझ नहीं आ रहा है, उसकी जो आपने एक्सप्लेनेशन दी ना हिंदी में, समझ गया। जो कॉन्सेप्ट होता है सिर्फ दिमाग में जाता है, वो तो जैसे रेशियो निकाला हमने, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे रेशियो निकाला हमने, तो वो तो कट जाएगा ना, बिल्कुल। मतलब जैसे भी है। तो जो आप हिंदी की जो लैंग्वेज बोलते थे ना सर आप, कि इस चीज को फील करो मन में कि अगर किसी के पास 2 आम है, एक वो दे रहा है, जैसी भी चीज थी सर, तो वो चीज मैं हिंदी में लिख लेता था। आपकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज होती थी इसमें, हाँ हिंदी में लिख लेता था मैं वो सॉल्यूशन। और वैसे तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है? जी सर। अच्छा, फिर मैं हिंदी में लिख लेता था ताकि बाद में मेरे को आसानी रहे रिवीजन करने में। रिवीजन जो करने में। कॉन्सेप्ट होते हैं ना सर, कई बार ना शॉर्टकट में लिख लेता है, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन कराया तो सॉल्यूशन मैं भी लिख लूंगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन के अलावा मैं वो कॉन्सेप्ट भी लिखता था हिंदी में कि सर ने कैसे एग्जांपल दिए थे, कैसे क्या क्या करा था, ताकि वो चीज़ पूरी पकड़ में आ जाए। जी सर, एक बार पढ़नी है फिर अपना माइंड में बैठ जाएगी वो। और तूने पूरा कंप्लीट मैथ कितने दिनों में खत्म कर दिया था? सर मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है, ये मेरे को 1 साल 3 या 4 महीने लगे थे करीब, लेकिन मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि मैं वीओडी देखता था, तो दिन में 2-3 क्लास मैथ की देखता था, तो जल्दी हो गया। ठीक। और इसके बाद फिर मॉक टेस्ट कब करना स्टार्ट किया? सर मॉक टेस्ट जब मैंने नोट्स बना लिए प्रॉपर, पहले तो फोकस था कि नोट्स बनाए, पहला स्टेप यही है। अच्छा, पूरा कंप्लीट करके? हाँ जी सर। पहला नोट्स बनाए, सेकंड स्टेप था रिवीजन करूं। रिवीजन करते वक्त सर डाउट आते थे मेरे। बिल्कुल। और डाउट आते थे तो फिर उसको मैं मार्क कर लेता था कि इसको बाद में करना है। ठीक। डाउट के बाद फिर जब प्रैक्टिस पे उतरते हैं तब मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। पहले रिवीजन नोट्स बनाने हैं, ठीक है, फिर रिवीजन करना है उसका 2-3 बार, जो डाउट आएंगे उसको भी रिवाइज करना है कि क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ मेरे से। तीसरा स्टेप होता है सर प्रैक्टिस। अच्छा। 4th स्टेप होता है सर कि एग्जाम डे आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उस दिन माइंडसेट कैसा है आपका, कैसा 4 स्टेप थे वो लिखे हुए हैं मैंने वो। अच्छा, इसके अंदर पूरे? जी सर। और तूने फिर मॉक टेस्ट कौन से डेट 1-1.25 साल के बाद स्टार्ट किए मॉक टेस्ट? जी सर। और मॉक टेस्ट में कौन सा ऐसा टाइम आया जब तुझे लगा कि तेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, रुक गया? सर शुरू में तो यही था 120-25 आते थे सर। अच्छा, कांस्टेंट रहते थे लगभग इसी पे 2-4 नंबर ऊपर नीचे। धीरे धीरे पता चला कि किसी की यूट्यूब के थ्रू पता चला कि ऐसे अगर मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उसको देखो कौन वो क्वेश्चन किस चैप्टर को बिलोंग करते हैं, तो उस चैप्टर को रिवाइज करो, उसके फॉर्मूला जितने भी हैं उसको रिवाइज करो, अपडेटेड रखो उसे। तो उसके बाद अपना मॉक टेस्ट देते थे अगला, तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन होने लगे, तो ऐसी धीरे धीरे सारी चीज़ कंप्लीट होने लगी सर। ब्रिलियंट। अच्छा, और मुझे एक चीज़ ये बताना कि मैथ में कौन सा ऐसा पोर्शन था जो तुझे लगा कि बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे दिक्कत आ रही इस चीज़ में? सर मैथ्स में मेरे लिए तो सर छोटे छोटे जो चैप्टर थे ना, जिनको हम हल्के में ले लेते हैं वो भारी पड़ जाते हैं सर। बॉटनी स्ट्रीम हो गया, ये चीज़ें सर बाद में होते नहीं है, इनकी प्रैक्टिस लगते छोटे क्वेश्चन हैं सर ये, लेकिन इसमें प्रैक्टिस नहीं होती ना सर, रिदम नहीं बना होता सर, होते नहीं एग्जाम में। इस कई बार मार्क्स जो है ना मेरिट लिस्ट में मतलब सिलेक्शन अच्छा और हो सकता था, इनकी वजह से रह गया, जो चीज़ हल्के में ले लिया वो बाद में सर भारी पड़ती है। यानी जहाँ पे हम काम कर जो भारी थे वो तो हमने आसान बना लिए। जी सर। लेकिन जो आसान थे उसको ध्यान नहीं दिया, लाइटली लेके ना सर उसे हम। अच्छा, तू अगर नए बच्चों को कुछ सजेस्ट करना चाहे अपनी पूरी जर्नी के बिहाफ पे, तेरा जो अनुभव रहा उस आधार पे तू बच्चों को बताना चाहे कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या वो गलतियां जो तुझसे हो गई जो तू चाह रहा है कि तेरे छोटे भाई ना करें वो गलती? सर पहली चीज़ तो ये मैंने लिखी हुई है अपना, दिखा कहाँ? सर ये लिखी हुई है मैंने। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, मतलब कोर्स लो कोई भी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी उसे कलेक्ट करो, कॉन्सेप्ट समझो, अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर। उसके बाद उसको रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस सेशन पे उतर जाओ, मतलब प्रैक्टिस करो, किसी बुक से करो। ब्रिलियंट। ठीक है सर। फिर डाउट आएंगे आपके, तो डाउट आएंगे तो फिर उसको भी मार्क कर लो कौन कौन से डाउट आ रहे हैं, फिर उसको रिवाइज करो अच्छे से। ब्रिलियंट। फिर उसके बाद सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कोई, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, फिर उसमें भी कुछ क्वेश्चन नहीं होते, उसको भी अलग कॉपी बना लो सर। ठीक है। उसके बाद आता सर एग्जाम डे। एग्जाम डे पे आपका माइंडसेट कैसा रहता है वो डिपेंड करता है। आप घर से लड़ाई करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, हो सकते थे वो भी नहीं होंगे सर। समझ गया। ये चीज़ थी, ये सर आपने मेरे को बताई थी क्लास में, तो ये चीज़ मैंने लिख ली थी। दीपक, इसकी फोटो ले लेना भाई अच्छे से। ये इस बच्चे ने पूरी रीजनिंग लगा दी, सिलोलिज्म बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसमें, वो पूरा लगा दिया इसने। अच्छा, मुझे ये बता,
तेरी आखिरी 10 दिन की स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम से 10 दिन पहले? आखिरी 10 दिन की सर अपना ये था, पापा के थोड़ी टेंशन तो होती थी सर, तो पापा के कहने पे पापा कहते थे कि टेंशन मत ले, अपना माइंड फ्रेश रख, मंदिर होया या फिर खेल कूद ले, अपना जो पढ़ना था वो तूने पढ़ चुका है, तू अब 10 दिन में तू ना कुछ ज़्यादा कर सकता है ना तेरा कुछ कम हो जाएगा। पर ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी रहे ताकि चीज़ें टच में रहें और अपना माइंड फ्रेश रख। अब पेपर को भूल जा, पेपर जब होगा उस दिन तू पेपर दे के आ जाइयो, अब से मत सोचना स्टार्ट कर कि पेपर आज तो है नहीं हमारा। तो फिर 10 दिन में पढ़ता था सीरियस होके या नॉर्मल करता था? सर अपना थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट में रहता था ताकि माइंड कूल रहे मेरा। और आखिरी 2 दिन? आखिरी 2 दिन में सर प्रेशर होता है और ज़्यादा तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेता था बेसिकली। अच्छा। मैथ्स, अगर मैथ्स में डर है तो जो चैप्टर में डर था उसके फॉर्मूला पढ़ लिए सर, ये नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ना होता था वो पहले पढ़ चुके होते थे। तो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम अलग से कॉपी बनाते हैं ना हम, तो कई बार उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर नहीं कर पाते, शॉर्ट पॉइंट लिख लिए कहीं पे, समझ तो गया। वो रिवाइज कर लिया। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करा सर। और रिजल्ट वाले दिन तुझे रिजल्ट किसने बताया? सर रिजल्ट एक दोस्त था मेरा, तो उसने मेरे को मैसेज कर दिया था कि रिजल्ट आ गया है, तू खुद चेक कर ले। कई लोग होते हैं चेक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन बता, उसने ये नहीं कहा कि तेरा हो गया? हाँ, उसने कुछ नहीं बताया, उसने रिजल्ट भेज दिया, रिजल्ट आ गया चेक कर ले। तो उसकी बात मुझे अच्छी लगी। उसका नाम सर अजय है और मेरे को CGL में मिला था। वाराणसी गए थे जब सेंटर था, तो वहाँ से दोस्त बन गया? दोस्त बन गया था सर। अच्छा, फिर देखा तूने खुद? देखा मैंने खुद सर, पहले मैं नहीं देखा सर। फिर फादर साहब के साथ क्या रिएक्शन रहे? फादर साहब बहुत खुश थे। और तूने फोन पे बताया आमने सामने थे सर। अब मैं थोड़ा सा होपलेस हो रहा था कि जल्दी जल्दी कर रहा था मैं कि चेक करूँ, तो पापा कह रहे थोड़ा ठंड बैठा। हाँ ये है। फिर मैंने चेक करा मंदिर, पहले तो मंदिर गया मैं जल्दी से, घर में जो होता है चेक करने से पहले जो घर में ही होता है। हाँ, समझ गया, घर में। तो वो मैं वैसे ही करता हूँ, कोई भी रिजल्ट आता है सर मंदिर ही जाता हूँ पहले, हाथ जोड़ता हूँ वहाँ पे। और मम्मी के हाथ जोड़े पहले, तो मैंने मौसी के भी हाथ जोड़े। मौसी मम्मी कोई भी नहीं है मेरी। तो मैंने रिजल्ट चेक करा, तब जाके हो गया था फाइनली। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने भाई को कॉल करा कि तू भी चेक कर। ट्रेनिंग पे था भाई, तो कि भाई चेक कर ले, कंफर्म कर दे मुझे। 2-3 दोस्तों को और बोला, जिसका मैसेज आया था अजय का, उसको भी बोला मैंने। तब जाके कंफर्मेशन, सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ हो गया है। अच्छा, और पहला रिएक्शन फादर साहब का? कुछ बोले? शब्द बता, पहला क्या था? शब्द तो नहीं बोले सर, वो खुशी जाहिर नहीं करते सर। ये चीज़ मुझे महसूस हुई। बहुत खुश होते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते, ताकि हम भी विनम्र रहे, मतलब थोड़ा घमंड ना आ जाए कि हाँ भाई बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लिया। कभी ऐसा होने नहीं दिया पापा ने। और वो बहुत ज़रूरी है। और तेरे फादर साहब के कपड़ों में, सोच में, विचार में दिखते हैं कि तू बहुत साफ सुथरी शर्ट में आज भी बैठा हुआ है, और उन्होंने तेरे ही अंदर वो अपना सपना रखा हुआ है कि जो मैं नहीं कर पाया, मेरे बच्चे तो जिए वो चीज़। ये चीज़ सर, यही मोटिवेशन था। जब भी मेरे को लगता था ना कि अब नहीं पढ़ा जा रहा जो भी है, तो इन्हीं के बारे में सोचता था। सच बताऊं तो मैं कि मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है, अगर मैं भी डर गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। पापा को खुशी जो देनी है वो दे नहीं पाऊंगा कभी मैं। इसलिए मैं लड़ता रहा सर अपने आप से। अलग से रूम दिला रखा था सर पापा ने, क्योंकि घर पे तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इन्होंने बोला तू कमरा ले ले अलग से, वहाँ पढ़ा कर, खाना वाना सब मैं भिजवा दिया करूँगा मैं। अच्छा, इन्होंने सर बहुत हेल्प करी है। और तेरे फादर साहब का कोई सपना? सपना तो सर ये था कि कोई, इनको विश्वास नहीं था कि छोटी सी नौकरी ले ले, उनमें खुश थे सर ये। मतलब विश्वास तो हम पे था कि कुछ कर लेंगे बच्चे, लेकिन वो एक होता है ना सर, जब घर में कोई नहीं लगा होता, सच बात उसका मन तो यही होता है कि कोई सी भी नौकरी ले ले, पर सरकारी नौकरी ले ले, छोटी से छोटी ले ले। छोटी से छोटी ले। और तेरे फादर साहब का तो जो बिल्डिंग मटेरियल का काम है, उसमें तो उनको रोज अनुभव होता होगा कि सिपाही भी धमका देता है, सिपाही भी कुछ भी कह देता है। और अब वहाँ उस आदमी के दोनों बेटे लग गए दिल्ली पुलिस में, और एक बेटा था अफसर पोस्टे लग रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है। अभी तेरे फादर का कोई ऐसा सपना है जो तू पूरा करने वाला आगे? सर UPSC का कहते रहते हैं, जरूर ट्राई करूंगा उसके लिए। UPSC कहते रहते हैं, UPSC करना चाहिए। अगर तू पढ़ाई में अच्छा है तो एक बार तो ट्राई देना चाहिए, ऐसा कहते हैं पापा। बहुत जरूरी है और करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, खुल के तू अपनी कोई चीज़ ऐसी बता जो तू बच्चों को बताना चाह रहा है, कि जो भी तेरा मन है तू बच्चों से जो बात करना चाह रहा है। ये लाखों बच्चे तुझे सुन रहे हैं, अब तू बता इसमें। सर सारी चीज़ आपसे सीखी है सर। आपके बिना सर सिलेक्शन पूरा अधूरा रहता मेरा, इसलिए सर मिलने मेरा बहुत ज़रूरी था, ऐसा मैं मानता हूँ सर। जीवन की भी बहुत सारी बातें सीखी है मैंने, पापा को भी बताता हूँ मैं, सर से ये बात सीखी है, वो बात सीखी है। तो सर यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है ना, तो उसका सिलेक्शन आज नहीं कल परसों कभी ना कभी होगा ही होगा सर। ये बात सर आपने बोली थी,
ये चीज़ मन में मैं भी रखता था, इनसे भी बोलूँगा ये चीज़ ध्यान रखें, मेहनत कभी सर बेकार नहीं जाती। जेन्युइन बात है जी सर, किसी ना किसी रूप में आती है। आती है सर। अच्छा, जो तेरे रिजल्ट रहे, जैसे प्री हुआ, फिर कभी टाइपिंग में फेल हुआ, तो जहाँ जहाँ तू फेल हुआ, जैसे टाइपिंग में फेल हुआ HCM में, जी सर। तो उसमें क्या रिजल्ट रहा तेरे मन में, क्या 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 विचार आए सर, गुस्सा- और उसे ओवरकम कैसे किया तूने? सर गुस्सा आती थी कि इस बार हो सकता था सिलेक्शन इसी साल, लेकिन वो अब नहीं हो पाया। अब यानी कि अगला पेपर कब निकलेगा, ये कब नहीं निकलेगा, वैसी वैकेंसी सर लेट आती हैं आज की डेट में। तो सर डर लगता था कि अब ये भी मौका था मेरे पास, टाइपिंग करनी थी, ये भी निकल गया हाथ से। तो वापस से बात करता सर, उनके साथ बैठा रहता हूँ मैं। वो बताते हैं कि ये नहीं तो कुछ और होगा, अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता अच्छे के है, लिए ये बोलते हैं सर पापा। ये अच्छी चीज़ है कि तेरे फादर ने उस समय तुझे संभाल दिया। सर अभी तक संभालते हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि आदमी को पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो तब होती है जब बच्चा गिर रहा हो, है ना। जब बच्चा उठ रहा होता है तब उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब वो गिर रहा होता है ना, तब हाथ थामने वाला और शांति से उस बच्चे की बात सुनने वाला बहुत बड़ा काम होता है। तो भाई निखिल, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू आया मुझसे मिलने और तेरे फादर साहब आए, उनको साधुवाद। और हम तो यही कहेंगे कि हर बच्चे की भी ये जिम्मेदारी है कि एक माँ बाप जो संघर्ष करता है ना, उस संघर्ष को आप कभी जीवन में सहन नहीं कर पाएंगे, आप कर भी नहीं पाएंगे। वो आने वाली पीढ़ी में शायद उतना कैलिबर है भी नहीं कि वो उतना त्याग कर पाए जो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी ने किया है, और उन्होंने किया है, तभी आज ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि एक साधारण सा आदमी, छोटा मोटा काम धंधे से अपना घर परिवार चलाने वाला आदमी, घर का काम भी कर रहा है, बच्चों के लिए रोटियां भी बना रहा है, और 3-3 बच्चे पढ़ा लिखा दिए। एक बच्चा दिल्ली पुलिस में अफसर लग गया, एक बच्चा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में लग गया, एक बेटी है जो अभी पढ़ रही है। तो ये त्याग, ऐसे त्याग को हम तहे दिल से उनको नमस्कार करते हैं, ऐसे त्याग के लिए। और आप सब बच्चों को भी ये कहता हूँ कि सबके माँ बाप इसी जर्नी से बीतते हैं। अपने माँ बाप का कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन मत जाने दीजिए। उनकी जो मेहनत है, देखो आप नौकरी लग गया, आपको एप्रिसिएशन मिल गया, आपने अपने आप को साबित कर दिया। एक माँ बाप बेचारा 40-50 साल की उम्र में क्या साबित करे? वो तो तभी साबित कर पाएगा अपने आप को कि उसने जो किया वो ठीक किया, जब उसकी औलाद कामयाब हो जाए। तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो माँ बाप ने आपको अवसर दिए हैं उसको पूरा करें और उस जिम्मेदारी को निभाएं और कामयाब हो। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल का, इसके फादर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।